इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बर्डन ऑफ डिजीज। बर्डन ऑफ डिजीज इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तुम देखो कि लोग बीमार भी बहुत पड़ते हैं, और कोई भी सिस्टम हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे लंग्स हो, फैट हो, ओबेसिटी। पहले तो ओबेसिटी इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा था। अभी क्या है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होने लगा है। क्या पता कि अगले 10-20 साल में हम लोग ओबेसिटी में भी दुनिया को पीछे छोड़ दें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़ के बारे में, उसको बोलते हैं डिजीज बर्डन। डिजीज बर्डन, डिजीज तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इन इंडिया। इसमें क्या पढ़ेंगे, व्हाई इट इज सो है। ये बहुत ज़्यादा क्यों है हमारे यहाँ, डिजीज बर्डन सबसे ज़्यादा क्यों है पूरे विश्व में। डिजीज बर्डन इंडिया में मैक्सिमम है। इसका सबसे पहला फैक्टर है वो है पॉपुलेशन। दूसरा फैक्टर है रीजन, जहाँ हम लोग रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। तीसरा फैक्टर जो है वो है हाइजीन, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है न्यूट्रिशन। ठीक है। और अगर तुम पांचवा फैक्टर देखो जो कि हाइजीन एंड सैनिटेशन से, हाइजीन और सैनिटेशन से ही रिलेटेड है, वो है ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा है कि डिजीज बर्डन को तुम समझो ऐसे, एक फैमिली है, उसमें 5-6 लोग हैं मान लो। ठीक है। एक वाइफ एंड हस्बैंड है, उसके 2 बच्चे हैं, और उसका ग्रैंड पेरेंट्स है। तो एक एवरेज इनकम वाली फैमिली में चलते हैं, मान लो 25,000 पर मंथ इसका इनकम। ठीक है। इसके इनकम का करीब 30 to 40% पार्ट किस में जाता है, मेडिसिन में। जबकि कंट्रीज लाइक जापान, वहाँ पर ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत से बहुत वहाँ होगा 10% होगा। उसका रीज़न क्या है, देखो हमारे यहाँ कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जापान में क्या है कि डाइट रिस्ट्रिक्शन है, सबके लिए डाइट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये आपको खाना है, ये नहीं खाना है, केमिकल टेस्टिंग करती है। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो पता नहीं इंजेक्शन डाल डाल के वो सब्जियों को बड़ा कर लेते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। शॉकिंग चीज़ें होती है कि तुम सब्जी को रात में ला के रख दो तो सुबह तक सब्जी में तुम्हें लगेगा कि बीज निकल आए हैं बाहर। ऐसा ख़राब कंडीशन है। लौकी को काट के कभी ला के रख दो मार्केट से, अगर तुम सिटी में रहते हो, मेट्रोज वगैरह में, दिल्ली और इतना ख़राब कंडीशन है। तो फूड एडल्ट्रेशन जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसके कारण इंडिया में। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन रिलेटेड स्टडी जो है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डेमोग्राफी। ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन से रिलेटेड जो स्टडीज होता है उसको क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी। ठीक है। अब जैसे देखो पॉपुलेशन से क्या होता है, मान लो हाई पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन है तो क्या है, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड चाहे फूड का डिमांड मान लो, वाटर का मान लो, रहने की जो जगहें हैं, ठीक है, हैबिटेट, उसका डिमांड ज़्यादा है। ठीक है। और क्या है, हाइजीन पुअर है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लो है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों लो है, क्योंकि इनकम कम है। इनकम कम या बहुत कम है। ठीक है। अभी तक भी हम लोग जो है, जो इनकम का हर साल डेटा पब्लिश होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पुअर कंट्रीज में ही आते हैं। ठीक है।
तो सोच लो कि 70 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, विच एवर गवर्नमेंट हैव बीन देयर, बट वी आर स्टिल पुअर। ठीक है, तो हाई पॉपुलेशन क्यों है? फूड का डिमांड ज़्यादा है, वाटर का डिमांड ज़्यादा है, हैबिटेट का, रहने के प्लेसेस का डिमांड ज़्यादा है, हाइजीन बेकार है, पुअर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर है, इनकम पुअर है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या हुआ? इनकम अगर अच्छा हो जाए तो हो सकता है हाइजीन अच्छा हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, हैबिटेट भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वाटर जो है इसका अवेलेबिलिटी, खास करके जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सब नहीं हो पाता है। इस कारण से क्या है, डिजीज ज़्यादा है। अब देखो इसके लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए। स्वच्छ भारत मिशन लिया गया, अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाया गया। इन्होंने क्या रिजोल्यूशन लिया, टैप वाटर टू ऑल। सबको जो है नल से पानी। अब नल से पानी लेने का कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखो जैसे मान लो कि अगर तुम जमीन या चापाकल से पानी निकाल के ले रहे हो तो वो वाटर का टेस्टिंग नहीं हो पाता है, तुम कहाँ से निकाल रहे हो, उसमें क्या ज़्यादा है। जैसे अभी बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पानी में यूरेनियम मिला है, शॉकिंग है। बिकॉज क्या होता है कि जो यूरिया होता है, यूरिया में नाइट्रोजन प्रोडक्ट होता है, उसमें थोड़ा बहुत जो है मात्रा में हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं, या बन सकता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसमें यूरेनियम का कॉन्टेमिनेशन हो रहा है, वाटर में यूरेनियम। ये कितनी बड़ी बात है। देखो वाटर में क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, बिहार में देखा जा रहा है। तो क्या होगा, बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में यूरेनियम क्या जनरेट करता है, रेडिएशन। और रेडिएशन से क्या होता है हम सभी जानते हैं, कैंसर। ससेप्टिबल है वहाँ के लोग इस चीज़ के। जो भी स्टेट जिसमें पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, बिहार में देख लो, यूपी में देख लो, राजस्थान में देख लो, वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में देख लो, और अनहाइजीनिक कंडीशन होने के कारण ये सब पुअर है, और वहाँ डिजीज बर्डन ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है ना, जो डिजीज का जो थ्योरी है, उसमें जो डिजीज थ्योरी है उसमें क्या किया गया है, उसमें एक थ्योरी दिया गया है, उसको बोलते हैं आइसबर्ग ऑफ डिजीज। आइसबर्ग ऑफ डिजीज थ्योरी जो दिया गया है वो इस पर्पज से दिया गया है। जैसे मान लो ये सी है, ठीक है, इसमें जो आइसबर्ग होता है उसका 60% पार्ट जो है वो नीचे होता है, और 30% पार्ट जो है वो ऊपर होता है। तो ये जो 30% पार्ट है और 66% पार्ट है, ठीक है, 33 मान लो, ये 1/3 पार्ट जो है, और ये 2/3 जो है ये हमें नहीं दिख रहा है। जैसे टाइटेनिक था, टाइटेनिक को क्या लगा था, ये छोटा सा आइसबर्ग है, कुछ नहीं है, नीचे का पार्ट बहुत ज़्यादा था, बर्फ की डेंसिटी जो है वो पानी से कम होती है, इसीलिए बर्फ जो है पानी में तैरता है। ठीक है, तो ये डूबा हुआ रहता है और तैरते रहते हैं। ये जो है जो डिजीज है उसमें ये कहा गया, व्हाट वी सी इज मच लेस देन व्हाट वी एक्चुअली डोंट नो अबाउट इट। तो डिजीज का जो ओरिजिन है वो जो दिख रहा है उससे बहुत ही अंदर है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कहीं पे किसी को कैंसर हो रहा है, तो उसमें क्या है कि जब साइंटिस्ट ने पता लगा तो बोला नहीं, यहाँ तो आसपास इंडस्ट्री भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, यहाँ पे इन्वायरमेंट भी अच्छा है, कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी क्यों हो रहा है ज़्यादा। फिर जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि इनके पानी में आर्सेनिक ज़्यादा है, और आर्सेनिक के कारण क्या हो रहा है, इस विलेज में कैंसर हो रहा है। जैसे अभी पंजाब स्टेट में, जो पंजाब स्टेट है वहाँ पे कैंसर ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से एक गाड़ी चलती है जिसको लोग कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं, इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन क्यों बना, क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, ग्रीन रिवॉल्यूशन पता ही होगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ था कि हम लोगों के पास तब तक फूड की अवेलेबिलिटी कम होती थी, हम लोग फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन कारण इतना प्रोडक्शन बढ़ा कि आज हमारे पास सरप्लस है, कोई कमी नहीं है फूड की। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ, इसमें जो है केमिकल्स का यूज किया जाता है, केमिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है,
इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, क्योंकि जो वैरायटी ये लेके आए थे ना वो फॉरेन कंट्रीज़ की वैरायटी थी, और वो वैराइटीज़ बिना जो है इंसेक्टिसाइड्स केमिकल्स के ग्रो नहीं कर सकती थी। तो ये सब यूज किया गया, तभी तो वही है ना, हम लोग के यहाँ जो है एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को नहीं देखा जाता है, तभी तो हम लोगों ने सोचा बहुत अच्छा, हम लोगों ने फूड प्रोडक्शन को बढ़ा लिया है, ठीक है। लेकिन ओवर द लॉन्ग टाइम वो जो है केमिकल्स से कैंसर होने लगा वहाँ के किसानों में बहुत ज़्यादा है। ये एक ग्रेव कंडीशन है। तो ये क्या है कि देखो ऊपर से तो क्या दिख रहा था कि अच्छा कैंसर हो रहा है, लेकिन अंदर से देखा गया तो इसका रूट काउज जो था, मान लो अगर ये 2000 में डिटेक्ट होना शुरू हुआ तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1960s में, 70s में, मान लो 1970 में, तो ओवर द लॉन्ग टाइम कितना 30 साल बाद ये रिवील हुआ कि ये फिनोमिना क्यों हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को सोचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कोई भी जो पॉलिसी मेकिंग अभी इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है पॉलिसी मेकर्स को, इसीलिए कि पॉलिसी जब बना रहे होते हैं ये नहीं सोचते कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, तुरंत क्या फ़ायदा होगा। तभी जल्दबाजी का कोई जो फैसला नहीं लेना चाहिए। तुरंत कोई चीज़ से अगर फ़ायदा हो रहा है ना तो समझ लो कि वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें नुकसान करेगा। सिगरेट पीते हैं ना लोग, दारू पीते हैं, तुरंत प्लेजर मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी को हार्म मिल रहा है, राइट। ये चीज़ है, ये हो गया पॉल्यूशन, पॉपुलेशन का सॉरी। अब इसमें एक फैक्टर पॉल्यूशन भी जुड़ गया है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। अब तुम समझो कि 130 करोड़ पॉपुलेशन में मान लो 30 करोड़ बच्चे हैं, 100 करोड़ 30 50 मान लो तो भी कितने हैं, 80 करोड़ एडल्ट है। अब मान लो इसे 80 करोड़ एडल्ट में से 50 करोड़ जो है वो बाइक या कार या ट्रेन या बस, बॉम्बे के लोकल में जाके देखो पता चल जाएगा ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। ये सब क्या कर रहे हैं, अगर मान लो लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब तुम्हें पता है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है मोस्टली जनरेशन किससे होता है, थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में तुम क्या जला रहे हो, कोल। क्या करेगा कोल में क्या है, CO2 निकलेगा, पॉल्यूशन करेगा ना। अब तुम सोचो कि अगर तुम एक तरफ से तुम बोल रहे हो कि तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना लो, ठीक है, और दूसरे तरफ तुम क्या कर रहे हो कि ये जो तुम एनर्जी जनरेट कर रहे हो वो भी एक पॉल्यूटेड थर्मल पावर प्लांट से कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, कुछ नहीं। हम लोगों को क्या करना है, न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, इस पे ध्यान देना है। न्यू और रेन्यूएबल, जैसे कि मान लो विंड हो गया, विंड एनर्जीज, जैसे जितने भी मान लो हाउसेस हैं उसके ऊपर एक छोटा छोटा विंड मिल लगाने के लिए सबको सब्सिडी दे दे कि ये छोटा छोटा विंड मिल लगा लो, 2-3 तुम्हारे घर में सप्लाई आती रहेगी, तुम्हें कभी 10 साल भी चले एक विंड मिल, मान लो एक विंड मिल का कॉस्ट मान लो 10 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख भी नहीं होता है एक घर के लिए अगर लगा रहे हो तो 100,000, 1 लाख रुपये है ना, 1 लाख रुपये में एक विंड मिल लगा दो तो तुमको एनर्जी मिल रहा है, तुम्हें कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोलर का भी वही है कि जहाँ पे सनलाइट अच्छा है वहाँ पे सोलर लाइट लगा सकते हो। और भी जो इनोवेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे अभी हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी है जो वाटर से बनता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी इम्प्रोवाइज़ किया जाए। इंडिया में इतनी सारी नदियाँ हैं, छोटे छोटे हाइड्रोलॉजिकल प्लांट्स लगाए जाएँ तो वो सब से जो है वो सबसे पोल्यूशन का सोल्यूशन निकलेगा। कहते हैं ना कि सवाल में ही जवाब होता है, पोल्यूशन में ही सॉल्यूशन है। अगर सवाल में ही जवाब है, बस हमें सॉल्व करना है, हमें डिटरमाइंड होके करना है। अब जैसे देखो रीजन जो है ट्रॉपिकल रीजन का कारण क्या है। अब देखो जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर मीडियम है, टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। मान लो कम से कम जाता है तो 15-10 तक मान लो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जाता है 40-45 तक जाएगा। तो ये रेंज जो है ये किसके लिए सूटेबल है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सब के लिए ये रेंज सूटेबल है, सब इसमें खूब अच्छा ग्रो करते हैं। इस कारण से क्या है ये रीजन
ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण यहाँ पर डिजीज बर्डन ज़्यादा है। ठीक है, रीजन में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते कि रीजन ही बदल देंगे, ऐसा तो होगा नहीं सब लोग हिमालय पे रहने चले जाएं, सब लोग इतना टैलेंटेड थोड़े ना होते हैं। अब देखो हाइजीन, हाइजीन का मतलब क्या होता है? हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। अब साफ सफाई, आज से 10 साल पहले अगर तुम इंडियन रेलवेज में सफ़र कर रहे होते, तुम्हें पता चलता है हाइजीन क्या होता है। अब तो खैर बहुत अच्छा कंडीशन हो गया है, ऑल थैंक्स टू स्वच्छ भारत मिशन। तो साफ सफाई के लिए जो है वो हाइजीन का जरूरत है। अब हाइजीन में जैसे देखो, एक होता है पर्सनल हाइजीन और एक होता है कम्युनिटी हाइजीन। पर्सनल हाइजीन तो हम लोग जनरली मेंटेन करते हैं, 80% 70% मान लो मेंटेन करते हैं कि सुबह उठ के ब्रश करना है, नहाना धोना है। अगर बहुत गरीबी नहीं है, कहीं बहुत ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो पर्सनल हाइजीन लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन अब पर्सनल हाइजीन में भी एक प्रॉब्लम है। जैसे देखो, जैसे पीरियड्स में महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के टाइम तो क्या होता है कि अगर इन्होंने अच्छा सैनिटरी नैपकिन्स यूज नहीं किया, जो पैड्स होते हैं उसके लिए सही टर्म है सैनिटरी नैपकिन पैड्स, तो जो पैक्ड आते हैं 10-20 रुपये 30 रुपये जितने में भी मिलते हैं, अब तो बहुत सस्ते हो गए, तो वो सैनिटरी नैपकिन्स अगर उन्होंने अच्छा स्टरलाइज फॉर्म में यूज नहीं किया तो वो क्या करेगा, उनको इन्फेक्शन करेगा। और इसका इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है कि बहुत डेथ होता है। एक रिसेंट डेटा में इतना बताया गया है कि अर्बन एरिया में भी 70% ही फीमेल सैनिटरी नैपकिन का यूज करती है, 30% अर्बन में भी नहीं करती। और रूरल में तो हालत और भी ख़राब है, करीब 55% ही है जो यूज करती हैं, जिनको पता है रूरल में। तो अभी देखो तुम पर्सनल हाइजीन का जो है, ये 45% लोगों को कोई जानकारी नहीं है, 30% लोगों को यहाँ कोई जानकारी नहीं है। ये सब चीज़ का क्या है, ये अवेयरनेस का चीज़ है। ठीक है, तो इनके प्रति जो है अवेयरनेस बढ़ाया जाना चाहिए। वैसे ही सिगरेट और अल्कोहल का है, बच्चों में कंजम्पशन हो रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी प्रॉब्लम्स, या उनका पीयर ग्रुप ऐसा है, आसपास के दोस्त वगैरह ऐसे हैं कि ऐसा उसको सिखा दे रहे हैं, वो सब चीज़ के लिए क्या उनका काउंसलिंग होना चाहिए, उनको शुरू से ही बताया जाना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या खराबियाँ होती है। ठीक है ना, तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि समझ लो सिर्फ रट्टा मार करिकुलम से क्या होगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं वो है न्यूट्रिशन। सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से डिमेंशिया हो सकता है, और अगर बहुत सीवियर है तो डेथ भी हो सकता है। डायरिया, डिमेंशिया, डेथ, जितनी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का कारण विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जो सेंटर्स होते हैं PHC वगैरह, CHC वगैरह, वहाँ पे इतना अवेयरनेस जनरेट नहीं किया जा रहा है। जो आशा वर्कर्स हैं उनको ये बताया जाए कि ये चीज़ें वो जाके बताएं, वो एक्चुअली खुद भी नहीं जानती है, उनकी गलती नहीं है, गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है। पॉलिसी मेकिंग में जो है इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाना चाहिए। जैसे मान लो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो जब 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 शुरू में ही उसको नाइट ब्लाइंडनेस का कुछ सिम्टम्स आने लगा तभी जाके वो दिखा लेगा, ठीक हो जाएगा। ये सब विटामिन और का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, या एक सप्ताह जैसे होता है ना न्यूट्रिशन वीक, वो हर महीने में एक सप्ताह होना चाहिए कि जब तुम ये सब चीज़ों को प्रमोट करो, इन सब चीज़ों को टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, मीडिया के थ्रू ये सब चीज़ों को बढ़ाओ, या जितने भी मीडिया ग्रुप्स हैं उनको बोलो कि एवरी डे आउट ऑफ 24 आवर्स यू हैव टू डेडिकेट 2 आवर्स, कि जिसमें आप ये जो न्यूट्रिशन, हाइजीन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों पे रिलेटेड प्रोग्राम बनाओ, न कि लोगों को जो है सिर्फ रेडिकलाइज करने का काम करो। जो इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि जो फ्रूटफुल चीज़ होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जो कि हम कर रहे हैं उससे अच्छा एक हाइजीन एक्सपर्ट या एक जो है 2 घंटे का जॉब दे दो, जो हाइजीन से रिलेटेड लोग हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जॉब लोग हैं, और वो समझाएंगे लोगों को 2 घंटे, 24 आवर्स में 2 आवर्स अगर तुम उससे डेडिकेट करोगे, लोग अवेयरनेस आ जाएगी। रीच है तुम्हारा, अगर तुम्हारा पहुंच है वहाँ तक तो करो ऐसा। ये न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। तो न्यूट्रिशन अब जैसे देखो विटामिन C है,
विटामिन सी है, इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है। इम्यूनिटी कम हो जाता है तो क्या होगा, डिजीज ज़्यादा होगा। विटामिन के है, इसके कमी से क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर का कमी हो जाएगा। और ये सब ऐसा नहीं है, ये सब कोई एकदम जादू है, कुछ नहीं। ग्रीन सब्जियाँ, हरी सब्जियों में सब मिलता है, ये सिट्रस फ्रूट्स में सब मिलता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि सब कुछ के लिए पॉलिसी मेकिंग और पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से भी ठीक हो सकती है। और लास्ट में ड्रिंकिंग वाटर, ये सब कुछ का जड़ है, इसको बोल सकते हैं दिस इज़ द रूट काउज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग वाटर। बिकॉज देखो, नहाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, खाने के लिए, बनाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। दिस इज़ द रूट काउज। अगर ड्रिंकिंग वाटर बैड है, बैड कंडीशन में है, तो बाकी चीज़ें अपनी आप बैड कंडीशन में आ जाएगी। 10 स्टेट या 10 सिटीज़ का एक बार सर्वे हुआ था, जिसमें 7 सिटीज़ में 7 आउट ऑफ 10 सिटीज सर्वेड सो पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, पुअर क्वालिटी। अब तुम सोचो कि 10 में से सिर्फ 3 ऐसे शहर थे जहाँ पे कि सही शहर की हालत ये है। अर्बन सेंटर्स, हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास मेट्रोज हैं, 4, 5, 10 मेट्रो हो गए हैं, अब स्मार्ट सिटी बन गया, लेकिन हालत देखो, 7 सिटीज़ की हालत क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर है। तो क्या होगा, लोग को बीमार पड़ेगा, घर बैठे लोग बीमार हो जाएंगे। इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यही एक डिजीज़ का मुझे थोड़ा समझाना था। ये हम लोग खुद भी कर सकते हैं। जैसे तुम पानी पी रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पानी में कुछ प्रॉब्लम है, जाओ शिकायत करो, नहीं हो रहा है तो अपना पानी उबाल के पियो, फिल्टर लगाओ। लेकिन गरीब लोग क्या करेगा, जो सुबह 100 रुपये कमाता है तो शाम को खाता है, माउथ हैंड टू माउथ जिसका कंडीशन है, वो क्या करेगा। थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच।